जंग बंदी से लेकर मुज़ाकरात तक आसिफ अली जरदारी मंजर से क्यों गायब रहे, उन्हें क्यों पीछे धकेल दिया गया, अब उनका रद्दअमल क्या होगा। तहरीक इंसाफ 19 अप्रैल को मर्दान में मिलियन मार्च करेगी। क्या वो इमरान खान की जेल से रिहाई के लिए कोई एक सूरत निकाल पाने में कामयाब होगी या नहीं। इस वक्त आबनाए हुरमज़ में होने वाली नाकाबंदी के नतीजे में क्या वापस अमेरिका और ईरान किसी बहरी जंग के करीब पहुंच गए हैं, और चीन अपना रद्दअमल क्या देगा जब उनके बहरी जहाज रोक दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, ये है आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। अमेरिका ईरान की बहरी नाकाबंदी कर चुका है और एक मर्तबा फिर समंदर में जंग के खदशात सर उठा रहे हैं। अमरीकी बहरी नाकाबंदी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक और तरह की नाकाबंदी का हमने मुशाहिदा किया, और ये नाकाबंदी थी पीपल्स पार्टी की। जंग बंदी के साथ मुज़ाकरात का जो डोल इस्लामाबाद में डाला गया, पीपल्स पार्टी को इस पूरे मंजरनामे से दूर रखा गया। यहाँ तक कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को इस्लामाबाद से कराची धकेल दिया गया। ये पूरी कहानी क्या है, सनसनीखेज कहानी आपके सामने अर्ज करूंगा। इसके साथ तीसरा मामला ये है, तीसरी स्टोरी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर सियासी मंजरनामे पर मुतहरिक हो रही है। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने 19 अप्रैल को 1 मिलियन मार्च का ऐलान किया है। ये सारा मामला क्या है, ये भी आपके सामने रखूंगा। पहली स्टोरी हम पीपल्स पार्टी की लेते हैं। पीपल्स पार्टी एक जो है मुकम्मल तौर पर हालिया वाक़यात में सियासी मतन से हाशिए की तरफ धकेल दी गई। मामला पूरा ये था कि जब ये जंग बंदी हुई तो इस दौरान शेर रहमान ने एक बयान जारी किया कि इस जंग बंदी में आसिफ अली जरदारी साहब का भी किरदार है। आम तौर पर जो पाकिस्तान में इस वक्त बैनुल अक़वामी नौइयत के हालात और वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, वो सारे के सारे सिविलियन क़यादत के हाथों में नहीं हैं, और मजमूई तौर पर ये पूरा मामला एक और तरह से सरअंजाम दिया जा रहा है। शेर रहमान का ये बयान अभी आया ही न था कि मुज़ाकरात की तैयारियाँ शुरू हो गई यहाँ। जुमे के रोज़ यहाँ वफूद आना शुरू हुए, और इससे भी पहले आसिफ अली जरदारी साहब को कराची भेज दिया गया। साथ में उन्हें ये ताकीद भी की गई थी कि वो कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें कि जिससे वो खबरों की तवज्जो का मरकज़ बने, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये जो मुज़ाकरात का मामला है वो इस वक्त दुनिया भर में ज़ेर बहस आना है, लिहाजा कोई भी ऐसी सरगर्मी न की जाए। इसके बावजूद कि जब मुज़ाकरात सैटरडे को हो रहे थे, हफ्ते के रोज़ इस्लामाबाद में हो रहे थे, अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान में आए थे, और इससे कबल जब भी अमरीकी नायब सदूर यहाँ आए हैं, सदर मुमलिकत का जो दफ्तर है वही मुलाकात का मरकज़ रहा है। ख़ुद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अपनी पहली मियाद सदारत में इसी ईवान सदर में अमरीकी नायब सदर जो उस वक्त होते थे जो बाइडन, उनका इस्तकबाल कर चुके थे, और उनसे एक मुलाकात उन्होंने की थी। फिर जो बाइडन ने पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात के बाद अफ़गानिस्तान का रुख किया था। ये ओबामा के दौर का वाक़या है। लेकिन अब जब जेडी वेंस अमरीकी नायब सदर इतने अहम तरीन मामले में ये आ रहे थे, तो आसिफ अली जरदारी साहब से एक मुलाकात या फोटो सेशन भी नहीं हो सका। हफ्ते के रोज मुज़ाकरात के ऐन मौके पर आसिफ अली जरदारी साहब टंडो इलायार तशरीफ़ ले गए, जहाँ पर आसफा हाउस है, यानी कराची, लाहौर और बाकी जगहों पर या तो बिलावल हाउस है या कुछ और है, मगर ये वाहिद इलाका है जहाँ पर आसफा हाउस बनाया गया है। वहाँ आसिफ अली जरदारी साहब तशरीफ़ लिए गए। बताया ही जाता है कि वो एक ताज़ियत के लिए गए थे। गुलाम मोहम्मद बरी, कुछ लोग उन्हें जरदारी साहब की एटीएम मशीन भी कहते हैं। गुलाम मोहम्मद बरी के इंतकाल के बाद वो ताज़ियत के लिए वहाँ गए थे, लेकिन इस दौरान वहाँ कुछ मुलाकातें भी रखी गई, और कुछ टीवी कैमरा भी वहाँ पहुँच गए। ताकीद की गई कि ये खबर टीवी चैनल्स पर नहीं चलाई जाए, चुनांचे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ये एक्टिविटीज़ टीवी पर नहीं आ सकी, यहाँ तक कि पीटीवी पर के खबरनामे का भी हिस्सा नहीं बन सकी। आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब कराची में हैं और सीएम हाउस में वो तशरीफ़ ले गए हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि वो ये सवाल अपने सियासी रहनुमाओं से पूछ रहे हैं।
پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ یہ سارے رہنما بھی اس پورے عرصے میں کسی ٹی وی چینل کی اسکرین پر تبصرے تک کے لیے کیوں نہیں بلائے گئے۔ پیپلز پارٹی کا کوئی رہنما بھی کسی ٹی وی چینل پر کوئی گفتگو نہیں کر سکا، یہاں تک کہ ہنا ربانی کھر جو وزیر خارجہ رہ چکی ہے اور شری رحمان جو خاص طرح کا تعارف رکھتی ہے مغربی دنیا میں، وہ بھی کسی گفتگو میں کہیں پر بھی مدعو نہیں کی جا سکی۔ بہرحال آصف علی زرداری صاحب اور ان کی پیپلز پارٹی اس وقت سیاسی طور پر موجودہ حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود کنارے پر دھکیلی جا چکی ہے، اور پیپلز پارٹی اس وقت اپنے بدترین دور کو دیکھ رہی ہے جہاں وہ کسی بھی اہم ترین فیصلے کا حصہ نہیں ہے۔ یہ معاملہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ آپریشن بنیان مرصوص میں پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کا مذاق اڑایا تھا، اور بلاول بھٹو صاحب نے جو بڑھ چڑھ کر اس کا سامنا کیا تھا اس پورے معاملے کا، تو پیپلز پارٹی نجی حلقوں میں اور میڈیا تک میں یہ کہہ رہی تھی کہ پی ایم ایل این کے پاس تو انگریزی بولنے والے رہنما تک موجود نہیں ہے۔ چنانچہ بلاول بھٹو صاحب کی اس پوری اپیرنس کے حوالے سے پی ایم ایل این برا منا چکی ہے، اور پی ایم ایل این یعنی پاکستان مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ، ان دو کا اکٹھ ہی دراصل اس پورے نظام کی اہم اور فیصلہ کن قوت ہے۔ پیپلز پارٹی نے کچھ حد سے زیادہ ہی اپنے آپ کو قیاس کر لیا ہے، لہٰذا ایک طرف ان کی سیاسی قوت کو کم کیا گیا ہے، دوسری طرف انہیں سیاسی منزلنامے سے بھی ایک طرف دھکیل دیا گیا ہے۔ یہ جو موضوع ہے، یہ جو مسئلہ ہے، یہ ضمنی طور پر اس بحث کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ پاکستانی میڈیا نے مذاکرات کے اس پورے عرصے میں کس طرح کا کردار ادا کیا۔ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا پورا میڈیا اس پورے منظرنامے میں کوئی بڑی خبر نہیں دے سکا۔ جو بھی خبریں آئی وہ الجزیرہ سے آئی یا سی این این سے آئی، پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں کوئی ایک بھی ایسا معاملہ نہیں تھا جس نے اجاگر کیا ہو۔ اس معاملے پر خاص طور پر وہ 3 ٹی وی چینلز جو انگریزی کے لائے گئے ہیں پچھلے دنوں میں، اور کہا جا رہا تھا کہ اسے دراصل پاکستان کی امیج میکنگ کے لیے یا رجحان سازی کے لیے استعمال کیا جائے گا دنیا کے لیے، ان چینلز میں موجود کوئی ایک اینکر، کوئی ایک تجزیہ کار یا کوئی ایک خبر نگار بھی عالمی سطح پر کسی ایک بھی ٹی وی چینل کو متوجہ نہیں کر سکا کہ وہ کم از کم بطور مبصر ہی اس میں شریک ہو جاتا۔ تو بہرحال یہ تمام ٹی وی چینلز اور اس کی پوری جو اس سے وابستہ ٹیمیں ہیں وہ اس معاملے میں ناکام رہی۔ ہمارے ہاں ان مذاکرات میں جو سب سے زیادہ زیر بحث موضوع رہا وہ ایک ٹی وی اینکر ہے غریدہ فاروقی، ان کا لباس تھا، آبنائے ہرمز کو انہوں نے پورا ہرا کر دیا۔ دوسرا بڑا موضوع پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر سیاسی طور پر متحرک ہو رہی ہے، اور ساتھ میں ان کے خلاف افواہیں بھی زیر گردش ہیں۔ جب کچھ دن پیشتر عمران خان کے وکیل سلمان صفدر صاحب عمران خان سے عدالت کے حکم نامے پر ملے تھے، ان کی ملاقات کے حوالے سے بہت ساری قیاس آرائیوں کو جنم دیا گیا، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جب بھی عمران خان سے کوئی سیاسی رہنما ملاقات کرتے ہیں تو افواہوں کے ایک بازار کو گرم کر دیا جاتا ہے۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا، 2 بڑے اہداف بنائے گئے۔ ایک طرف بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے کہا گیا کہ ان پر عمران خان عدم اعتماد ظاہر کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بھی اب ان کی گڈ بک میں نہیں رہے۔ سلمان صفدر صاحب ان تمام خبروں کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات سرے سے ہوئی ہی نہیں۔ پھر یہ خبریں کہاں سے آ رہی ہے جبکہ عمران خان سے ملاقات کرنے والے صرف سلمان صفدر صاحب تھے؟ بہرحال اس قسم کی خبریں حرکت میں آ رہی ہے، لیکن تحریک انصاف ایک بار پھر گرمجوشی سے سیاسی میدان میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو چکی ہے۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے آج کہا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں وکلا کا ایک جرگہ بہت جلد بلا رہے ہیں۔ امکان یہ ہے کہ وکلا کا یہ جرگہ 17 اپریل کو بلایا جائے گا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے فوراً بعد مزدوروں کو اور صحافیوں کو بھی مدعو کیا جائے گا، ان کے بھی جرگے رکھے جائیں گے، اور پاکستان کے اندر جو اس وقت سیاسی بے یقینی ہے اور جو آپا دھاپی اور افراتفری ہے، اس کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بھی 19 تاریخ کے لیے 1 ملین مارچ کا اعلان کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ مردان میں 1 ملین مارچ کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف اپنا مدعا اور سیاسی پروگرام رکھے گی۔ ایک اور اطلاع یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو اپوزیشن اتحاد ہے اس کے اندر حرکت پیدا کرنے کی کچھ تیاریاں کی جا رہی ہے۔ یہ سارے وہ معاملات ہیں
जो तहरीक इंसाफ की सतह पर गर्म हो चुके हैं। अब हम पलटते हैं उस मरकजी मौजू की तरफ कि अमरीका आबनाए हुर्मज़ में जो बहरी जहाज़ गुजरने वाले हैं ईरान के कंट्रोल से, उनकी नाकाबंदी करने पर तुला है और कहा यह जा रहा है कि अमरीका अब उन तमाम जहाज़ों को रोकेगा जिन्हें ईरान आबनाए हुर्मज़ से गुजरने देगा। ये दरअसल एक तरह से ईरान को मजबूर महज़ करने की तैयारी है, मगर इसका जो सबसे ख़तरनाक इम्पैक्ट आ रहा है वो आ रहा है पूरी दुनिया इसके खिलाफ अपना रद्दअमल दे रही है। सबसे बड़ा और तवाना रद्दअमल चीन ने दिया है। चीन ने कहा है कि वो अपनी तिजारत और तेल यानी तवानाई पर जो ईरान के हवाले से मुआहदे हैं उसमें किसी किस्म की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेगा। उनके ईरान के साथ मुआहदे हैं और हमारे जो बहरी जहाज़ हैं वो आज़ादाना नक़्ल व हरकत कर रहे हैं। अब मसला ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है और वाज़ेह किया है कि यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज़ को रोका जाएगा। अमरीका की जो बहरिया है वो इस वक्त खलीज ओमान और बहरे अरब में नाकाबंदियाँ कर चुकी है। जो जहाज़ भी आबनाए हुर्मज़ से गुजरेंगे वो इन नाकों पर मजबूर कर दिए जाएंगे। एक तरफ अमरीकी सदर ये कह रहे हैं कि या तो उन्हें ज़ब्त कर लिया जाएगा या उसका रुख मोड़ दिया जाएगा, और मैसेज में वो ये भी कह रहे हैं कि वो इन जहाज़ों को तबाह कर देंगे। ये एक बड़ी तबाही होगी और दुनिया के कई ममालिक को एक तरह से बहरान में मुब्तला कर देगी। अभी सवाल ये भी पैदा होता है कि अमरीका की गुड बुक में मौजूद पाकिस्तान के दो बड़े रहनुमा अगर आबनाए हुर्मज़ से अपने जहाज़ गुजरवाते हैं, जैसा कि अभी दो जहाज़ गुजारे भी गए हैं और जिसकी ईरान ने इजाज़त दी है, तो उन जहाज़ों के साथ क्या होगा? ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। इसी तरह ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है कि चीन जो ये कह रहा है कि वो इस मुदाखलत को कबूल नहीं करेगा, तो वो रद्दअमल क्या देगा? और तीसरी तरफ ईरान का रद्दअमल भी सबसे अहम तरीन मौजू है, क्योंकि पासदारान इन्क़िलाब ने अपने रद्दअमल में कहा है कि अगर ईरान के तरफ कोई भी बहरी नाकाबंदी हुई तो ऐसे तमाम जहाज़ों को तबाह कर दिया जाएगा। पासदारान इन्क़िलाब अपने रद्दअमल में जो ऐलान कर चुकी है, दुनिया इस पर यकीन भी इसलिए रखती है कि इस वक्त ईरान ने अमरीका के खिलाफ एक जंग में कामयाबियाँ समेटी है। पासदारान इन्क़िलाब अमली तौर पर ईरान के तमाम मामलात को कंट्रोल कर रही है और इस रद्दअमल के बाद ये खदशा मौजूद है कि ये एक बहरी जंग हो सकती है। दूसरी तरफ एक मुतवाज़ी मौक़िफ़ भी है, वो आपके सामने रख दूँ। बरतानवी जरीदा इकॉनमिस्ट ये कह रहा है कि अब अमरीकी सदर को अंदाज़ा हो गया है और वो ईरान के खिलाफ किसी जंग में नहीं जाएंगे या नहीं कूदेंगे। ऐसे मौके पर बहरी नाकाबंदी से एक मौक़िफ़ ये भी लोग जो तज्ज़ियाकार हैं वो बयान कर रहे हैं कि शायद अमरीका ये चाह रहा है कि ईरान को मुख्तलिफ दबाव के ज़रिए मुज़ाकरात से वो हासिल करने की कोशिश की जाए जो इस्लामाबाद मुज़ाकरात में वो हासिल नहीं कर सके। आखिरी बात यह है कि जो मुज़ाकरात सबूताज हुए थे उसमें नेतन्याहू का किरदार अब सामने आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि बिल्कुल करीब ये मामला था, तमाम निकात पर तकरीबन इत्तिफाक हो चुका था और बिल्कुल करीब था कि ये बातचीत किसी एमओयू में ढलती, किसी इत्तिफाकी दस्तावेज़ में ढलती। इस दौरान इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का एक फ़ोन अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस को आया। बदकिस्मती से हमारे मीडिया ने ये तक रिपोर्ट नहीं किया कि अमरीका किन सहूलतों के साथ पाकिस्तान आया था और उसमें अमरीकी टीम को जो टेक्निकल सपोर्ट हासिल थी, उसमें उनकी मीडिया कम्युनिकेशन तक कितनी महफूज थी। बहरहाल इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म और जेडी वेंस के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का जो ट्विटर हैंडल है वो ये बता रहा है कि वो इत्तेफ़ाक जो तकरीबन हो चुका था और करीब था कि मामला तय हो जाते, इस टेलीफोन के बाद ज़्यादा बड़े मुतालबात में अमरीकी वफूद को हरकत में ले आए और अमरीकी जो मुख्तलिफ लोग गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने अपनी विश लिस्ट को बढ़ाना शुरू कर दिया और ऐसे मुतालबात किए जो ईरान के लिए काबिल अमल न थे। ये वो सूरत हाल थी जिससे अंदाज़ा होता है कि नेतन्याहू इन मुज़ाकरात को न सिर्फ सबूताज करना चाह रहे हैं बल्कि ईरान के खिलाफ एक बड़ी जंग भी चाहते हैं और इसके असबाब है। इन असबाब पर मैं फिर कभी बात करूँगा। आज के लिए यही कुछ। मोहम्मद ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।